यह कहानी पुराने समय के एक छोटे से गांव में शुरू होती है, जहां एक औरत का खौफ था। उस औरत का नाम रुखसाना था। रुखसाना को लोग एक मायावी औरत मानते थे। गांव के लोग उसे अजीब नज़रों से देखते थे क्योंकि उसके बारे में कई भयानक अफवाहें फैली हुई थीं। कहा जाता था कि रुखसाना काले जादू की मालकिन थी और गांव के लोगों पर उसने काला साया डाल रखा था। रुखसाना का व्यवहार भी अजीब था। वह दिन भर अपने घर में बंद रहती और रात को जंगल की ओर निकल जाती। गांव के बच्चे उससे डरते थे और बड़ों को लगता था कि उसकी नज़रें ही अपशगुन हैं। एक दिन गांव के एक बच्चे की मौत हो गई। लोग यकीन करने लगे कि यह रुखसाना के जादू का असर था। अब गांव में लोग भयभीत थे और चाहते थे कि किसी भी तरह इस डर से छुटकारा मिले। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि रुखसाना को मार देना ही सबसे सही उपाय है। एक रात पूरा गांव इकट्ठा हुआ और उन्होंने उसे घेर लिया। बिना किसी सुनवाई या दया के लोगों ने उसे पीट पीट कर मार डाला और उसके शरीर को गांव के किनारे वाले कुएं में फेंक दिया। उन्हें लगा कि अब उनकी मुसीबत खत्म हो गई है, लेकिन असल भय तो अब शुरू होने वाला था। रुखसाना की मौत के कुछ ही दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले पहल कुछ लोगों को उसके घर के पास अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। रात को उसके घर की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। गांव के लोग सहम गए। कुछ दिन बाद गांव के मुखिया की अचानक मौत हो गई, बिना किसी बीमारी के। उसके चेहरे पर ऐसा डर जमा हुआ था मानो उसने कुछ बेहद भयानक देखा हो। फिर एक एक करके गांव के लोग मरने लगे। हर मृतक का चेहरा भय और आतंक से विकृत होता था। गांव में अफरा तफरा मच गई। अब लोग समझ चुके थे कि रुखसाना मरी नहीं है, वह वापस आ गई है। उसकी आत्मा अब बदला ले रही थी। जो भी उस रात उसके खिलाफ था, एक एक कर उसकी मौत हो रही थी। गांव वाले रात भर जागकर पहरा देने लगे, लेकिन मौत का सिलसिला नहीं रुका। अचानक एक रात गांव के कुछ लोग रुखसाना के घर के पास उसकी परछाई देख पाए। वह वहीं काली साड़ी पहने हुए थी जो मरते समय उसके बदन पर थी। उसकी आंखें ज्वालामुखी की तरह धधक रही थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। उसकी मौजूदगी महसूस होते ही गांव के लोग घबराकर भागने लगे, लेकिन जहां जहां वह जाती, मौत पीछे पीछे चलती। गांव में अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे और वे जानते थे कि उनकी बारी भी जल्द ही आने वाली है। एक रात गांव के एक बूढ़े आदमी ने हिम्मत कर रुखसाना से माफी मांगने की ठानी। वह डरते हुए कुएं के पास गया जहां रुखसाना का शव फेंका गया था। उसने वहां माफी मांगी, रोते हुए कहा कि गांव वालों ने उसके साथ गलत किया था। उस रात कोई मौत नहीं हुई, लेकिन अगली सुबह जब गांव वाले उस बूढ़े के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह अजीब हालत में मरा पड़ा था। उसके चेहरे पर दर्द और खौफ की परछाई थी और उसकी आंखें खुली हुई थीं, मानो उसने अपने अंत समय में रुखसाना को देखा। इसके बाद गांव से लोग धीरे धीरे भागने लगे, लेकिन जो भी वहां से भागने की कोशिश करता, उसे या तो रास्ते में कोई भयानक हादसा हो जाता या फिर वह कहीं गुम हो जाता। आज तक वह गांव वीरान पड़ा है और कहा जाता है कि रात के समय वहां रुखसाना की आत्मा का साया घूमता रहता है। लोग कहते हैं कि जो भी उस गांव के पास से गुजरता है, उसे रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी के चीखने की। कुछ लोगों ने तो रुखसाना की परछाई भी देखी है और वह अब भी उन लोगों की तलाश में है जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। गांव पूरी तरह वीरान हो चुका था और अब सिर्फ डर और खौफ की कहानियां बची थीं। लेकिन गांव की सीमा से बाहर भी अजीब घटनाएं होने लगीं। जो भी उस पुराने गांव के पास से गुजरता, उसे कुछ न कुछ अजीब महसूस होता। कभी ठंडी हवाएं अचानक तेज हो जाती, तो कभी किसी अदृश्य शक्ति का आभास होता। लोग गांव के आसपास जाने से कतराने लगे। उस गांव के किस्से दूर दूर तक फैल गए थे और हर कोई जानता था कि वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। कई साल बाद एक शहरी परिवार, जिसने उन किस्सों पर विश्वास नहीं किया, उस इलाके के पास से गुजर रहा था। यह परिवार गांव के रहस्यों से अनजान था और सिर्फ एक जंगल यात्रा के लिए आया था। वे 3 लोग थे, राघव, उसकी पत्नी कविता और उनका 10 साल का बेटा आर्यन। जंगल के पास उन्हें एक खाली जगह दिखी जहां वे रुककर रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही रात घनी होती गई, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। राघव और कविता ने अपने तंबू लगाए और आग जलाई, लेकिन वातावरण में कुछ अजीब था। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं और पेड़ों के पत्ते
एक अजीब सी सरसराहट कर रहे थे। आर्यन बाहर खेलने निकला और खेलते खेलते वह गांव के खंडहर के पास पहुंच गया। उसे वहां एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी दिखी। जिज्ञासा में वह अंदर गया। झोपड़ी में धूल और मकड़ियों के जाल थे, पर एक कोने में उसे एक पुरानी काली साड़ी दिखाई दी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह घबरा कर पलटा, पर वहां कोई नहीं था। वह कांपते हुए वापस अपने माता पिता के पास भागा और उन्हें बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे मजाक समझकर टाल दिया। रात ढलने लगी और जैसे ही आधी रात हुई, तंबू के चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पहले धीमी, फिर तेज। ये आवाजें हवा की नहीं थीं, ये किसी के रोने, चीखने और चलने की आवाजें थीं। राघव ने बाहर जाकर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। पर जैसे ही वह वापस तंबू के अंदर जाने लगा, उसे किसी औरत की परछाई दिखाई दी। वह वही काली साड़ी पहने थी जो आर्यन ने झोपड़ी में देखी थी। तभी दरवाजा अपने आप खुला और एक भयानक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, और फिर दिखी वही परछाई। वह औरत थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा विकृत हो चुका था, जैसे किसी ने उसे जिंदा जलाया हो। उसकी उपस्थिति से पूरा वातावरण भयानक हो गया। राघव की नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर उलटे थे। ये देखते ही राघव की चीख निकल गई, लेकिन वह हिल नहीं पाया। कविता और आर्यन भी उस डरावनी आकृति को देखते ही घबरा गए। अचानक औरत ने अपना हाथ उठाया और हवा में एक जोरदार चीख गूंजने लगी। आर्यन ने डर के मारे अपनी मां का हाथ पकड़ा, लेकिन अगले ही पल वह औरत गायब हो गई। पर यह खौफ का अंत नहीं था। रात भर तंबू के चारों ओर हलचल होती रही, कभी किसी के दौड़ने की आवाजें, कभी किसी के चीखने की। सुबह होते ही राघव और उसका परिवार भागते हुए वहां से निकल गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। लेकिन जब वे शहर पहुंचे तो आर्यन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार हो गया और वह रात को अजीब अजीब सपने देखने लगा। सपनों में वह लगातार उसी औरत को देखता जो उसे बुला रही थी। राघव और कविता अब समझ चुके थे कि उन्होंने उस अभिशप्त गांव से कुछ बेहद भयानक अपने साथ ले लिया है। राघव ने गांव के किसी बुजुर्ग से सलाह लेने का सोचा जो इन रहस्यों के बारे में जानता हो। उन्हें पता चला कि यह औरत वही रुखसाना थी जिसे गांव वालों ने सालों पहले मारा था, और उसकी आत्मा आज भी बदले की आग में जल रही थी। जो भी उस गांव के करीब जाता है, उसकी मौत निश्चित थी। अब राघव और कविता को अपने बेटे को बचाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस आत्मा को कैसे शांत करें। इसी बीच आर्यन की हालत और बिगड़ने लगी और उसने एक रात अपने माता पिता को बताया, वह मुझे हर रात बुला रही है। राघव और कविता ने अब तय कर लिया कि वे किसी भी कीमत पर अपने बेटे आर्यन को बचाने के लिए उस गांव वापस जाएंगे। हालांकि उनके मन में गहरे डर और अनिश्चितता का साया था, फिर भी उन्हें लगा कि यही एकमात्र रास्ता है। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें बताया था कि रुखसाना की आत्मा को केवल उसकी कब्र पर जाकर माफी मांगकर और सही रीति रिवाज से उसका सम्मान कर शांत किया जा सकता है। अगले दिन राघव और कविता आर्यन को लेकर उस जंगल की ओर रवाना हुए। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंचने लगे, हवा ठंडी और भारी होती गई। रास्ते भर आर्यन चुपचाप था, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति से जूझ रहा हो। उसकी आंखें खाली और चेहरा मुरझाया हुआ था, और वह बार बार सिर झुकाए हुए बुदबुदा रहा था, वह मुझे बुला रही है। गांव के खंडहर के पास पहुंचते ही एक अजीब सन्नाटा छा गया। चारों ओर सिर्फ पेड़ों की सरसराहट थी, मानो वे किसी अज्ञात खतरे का संकेत दे रहे हों। राघव और कविता ने हिम्मत जुटाई और गांव में प्रवेश किया। वहां अब कोई इंसानी जिंदगी का नामो निशान नहीं था। पुराने घर टूट चुके थे, रास्ते जंगली झाड़ियों से ढक गए थे और हर चीज पर मानो मौत का साया था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जहां से रुखसाना का खौफनाक किस्सा शुरू हुआ था। राघव ने अपने बेटे को अपने पास खींचा और कविता के साथ उस कुएं के पास पहुंचे। कुएं के पास पहुंचते ही हवा और भी ठंडी हो गई। तभी आर्यन का शरीर कांपने लगा और उसने घबरा कर कहा, वह यहीं है, वे हमारे साथ है। राघव और कविता घबरा गए, लेकिन उन्होंने अपने डर को दबाते हुए कुएं के किनारे हाथ जोड़कर माफी मांगनी शुरू की। राघव बोला, रुखसाना, हमने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया उसके लिए हमें माफ कर दो। हम जानते हैं कि हमने गलत किया, कृपया हमारे बेटे को छोड़ दो। लेकिन चारों ओर सन्नाटा था।
अचानक हवा में एक जोरदार आवाज गूंजी, मानो किसी ने चीख मारी हो। कुएं के अंदर से धुआं उठने लगा और अचानक से सामने वही औरत प्रकट हो गई, रुखसाना। उसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत था, जैसे उसने सदियों से अपनी पीड़ा को सहा हो। उसके उलटे पैर जमीन पर रगड़ते हुए उसकी ओर बढ़े और उसकी भयानक हंसी गांव के सन्नाटे को चीरने लगी। राघव ने कांपते हुए कहा, हम माफी मांगने आए हैं, हमारे बेटे को छोड़ दो। रुखसाना कुछ देर तक घूरती रही, फिर उसकी हंसी और भी जोरदार हो गई। उसने कहा, माफी? इतने सालों बाद? जब मैं जलती रही, जब मेरी आत्मा तड़पती रही, तब कोई माफी नहीं थी। अब माफी से क्या होगा? राघव और कविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उन्होंने फिर से माफी मांगी। तभी रुखसाना ने अपना हाथ हवा में उठाया और हवा एक बार फिर से भारी हो गई। आर्यन ने एक जोरदार चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर ऐंठने लगा और उसके मुंह से एक अजीब सी आवाजें निकलने लगी। कविता दौड़कर अपने बेटे के पास गई और उसे गले से लगा लिया। रुखसाना ने जोर से हंसते हुए कहा, यह तुम्हारा अंत है। मेरे साथ जो हुआ वह अब तुम्हारे साथ होगा। लेकिन तभी राघव को उस बुजुर्ग की बातें याद आईं, जिसने बताया था कि रुखसाना को शांत करने का एक ही तरीका है, उसकी कब्र को सम्मान से दफनाना और उसकी आत्मा को मुक्त करना। राघव तुरंत कुएं के पास पहुंचा और वहां पड़े पत्थरों को हटाने लगा। उम्मीद थी कि रुखसाना का शव अब भी वहीं हो। जैसे ही उसने पत्थरों को हटाया, उसे कंकाल के अवशेष दिखाई दिए। वह कंकाल अब भी उसी काली साड़ी में लिपटा हुआ था। राघव ने जल्दी से उसके अवशेषों को इकट्ठा किया और एक कपड़े में लपेट दिया। रुखसाना की आत्मा अब गुस्से में और भयानक हो गई थी। उसका चेहरा और डरावना हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे शांत नहीं कर सकते, मैं अब भी बदला लूंगी। लेकिन राघव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पास के जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की और रुखसाना के अवशेषों का अंतिम संस्कार करने की तैयारी शुरू की। जैसे ही आग जलाई गई, रुखसाना की आत्मा ने एक भयानक चीख मारी और हवा में घुलने लगी। उसकी परछाई कम होती गई और उसकी भयानक हंसी धीरे धीरे शांत हो गई। कुछ ही पलों में रुखसाना की आत्मा गायब हो गई। आर्यन अब भी बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें सामान्य हो गई थी। राघव और कविता ने राहत की सांस ली। उन्होंने रुखसाना के अवशेषों को जलते हुए देखा और महसूस किया कि उन्होंने अपनी गलती को सुधार लिया है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव तो अब वीरान था, लेकिन कहा जाता है कि जो भी उस गांव के पास जाता है, उसे अब भी रात में एक औरत की परछाई दिखती है। उसकी आत्मा भले ही मुक्त हो गई हो, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी वहां महसूस की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वह अब भी उन लोगों की तलाश में है जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था, और अगर कोई अनजाने में उस गांव के खंडहर में प्रवेश करता है तो उसकी आत्मा फिर से जाग उठती है और उसके बाद उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होती। रुखसाना की आत्मा भले ही मुक्त हो गई हो, लेकिन उसके खौफनाक किस्से लोगों के दिलों और दिमाग में बस गए थे। गांव के खंडहर अब और भी डरावने हो गए थे और वहां से गुजरने वाले लोग अब भी उसकी परछाई और अजीब आवाजों का अनुभव करते थे। कोई भी उस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था और धीरे धीरे वह गांव एक खौफनाक दास्तान के रूप में मशहूर हो गया। राघव, कविता और आर्यन, जो उस रात की भयानक घटनाओं का सामना कर चुके थे, अपने घर लौट आए थे। लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने जो देखा और अनुभव किया वह सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था। आर्यन की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वह अब पहले जैसा मासूम और जिज्ञासु बच्चा नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गहराई और उदासी थी और वह अक्सर रात को बुरे सपने देखकर जाग जाता था। राघव और कविता भी उस घटना के बाद खुद को पूरी तरह सामान्य नहीं कर पाए थे। राघव को अक्सर रुखसाना की चीख और उसकी भयानक आंखें याद आ जाती थी, और कविता को अपने बेटे को उस हालत में देखने का खौफ अब भी सताता था। वे जितनी कोशिश करते, उतनी ही बार उन्हें एहसास होता कि रुखसाना की कहानी उनसे अभी भी जुड़ी हुई है। कुछ महीनों बाद राघव और कविता ने देखा कि आर्यन रात में सोते सोते अचानक उठ बैठता था और बुदबुदाने लगता था। वह कभी कभी अजीब सी भाषा में बातें करता, जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक रात जब कविता ने उसे ध्यान से सुना तो वह चौंक गई। वह वही शब्द थे जो उन्होंने रुखसाना की आत्मा के साथ उस रात सुने थे।
ये समझने में उन्हें देर नहीं लगी कि रुखसाना का कुछ अंश अब भी आर्यन के अंदर छुपा हुआ था। राघव ने उस बुजुर्ग से दोबारा संपर्क करने की कोशिश की जिसने उन्हें पहले गांव की कहानी बताई थी, लेकिन अब वह बुजुर्ग गायब हो चुका था। गांव के बाकी बचे लोग भी धीरे धीरे कहीं और बस चुके थे और गांव का नाम अब भी बदनाम हो रहा था। इसी बीच आर्यन की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। वह अब ज्यादातर समय अकेला रहना पसंद करता था और लोगों से दूर भागने लगा था। वह अपने माता पिता से भी बहुत कम बात करता था। एक दिन उसने अचानक कहा, वह वापस आ रही है। राघव और कविता का दिल यह सुनकर दहल गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। उन्होंने फैसला किया कि वे फिर से उस गांव जाएंगे और इस बार पूरी तरह से उस रहस्य को खत्म करने की कोशिश करेंगे। एक रात जब आर्यन गहरी नींद में था, राघव और कविता ने उसे लेकर उसी अभिशप्त गांव की ओर यात्रा शुरू की। इस बार उनके पास कुछ और नहीं था सिवाय उस डर और बेचैनी के जो उनके दिल में बस चुकी थी। गांव के पास पहुंचते ही वही अजीब सी हवाएं और सन्नाटा उन्हें घेरने लगा। ये वही जगह थी जहां से उनकी सारी परेशानियां शुरू हुई थी। इस बार वे सीधे उस कुएं के पास पहुंचे जहां उन्होंने रुखसाना की आत्मा को अंतिम संस्कार के लिए जलाया था। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। राघव ने कुएं की ओर देखा। कुएं से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। कविता ने घबराकर आर्यन को कसकर पकड़ लिया। तभी आर्यन ने अपनी आंखें खोली और उसने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, तुम्हें लगा था कि यह खत्म हो चुका है? राघव और कविता की आंखों में खौफ था। आर्यन की आवाज अब उसकी नहीं थी, वो वहीं रुखसाना की आवाज थी, गहरी, खौफनाक और बदले की भावना से भरी हुई। राघव ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आर्यन ने धीरे धीरे अपनी नजरें ऊपर उठाईं और कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने जलाया था। तुमने सोचा था कि मुझे खत्म कर सकते हो। नहीं, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। राघव और कविता ने महसूस किया कि वे अब भी रुखसाना के चंगुल से मुक्त नहीं हो सके थे। आर्यन अब उसकी गिरफ्त में था और उसका शरीर सिर्फ एक माध्यम बन चुका था। रुखसाना का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था और उसकी आत्मा अब आर्यन के माध्यम से जिंदा थी। राघव और कविता के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। वे समझ चुके थे कि इस खौफनाक दास्तान का अंत उनके हाथ में नहीं था। उनकी जिंदगी अब एक अनंत खौफ में बदल चुकी थी और वे जान गए थे कि रुखसाना की आत्मा ने उन्हें हमेशा के लिए अपना शिकार बना लिया है। रात का अंधेरा गांव में फिर से छा गया। उस रात राघव, कविता और आर्यन हमेशा के लिए गायब हो गए। लोग अब भी उस गांव की ओर जाने से डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वहां अब भी रुखसाना की आत्मा बसती है और कोई नहीं जानता कि अगला शिकार कौन होगा। कहते हैं कि जो भी उस गांव के खंडहर के पास जाता है उसकी चीखें कभी सुनाई नहीं देती क्योंकि वे उसी खौफनाक कहानी का हिस्सा बन जाते हैं जो कभी खत्म नहीं होती। और रुखसाना, वो अब भी वहाँ है, इंतज़ार कर रही है अपने अगले शिकार का। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पार्ट 2 देखने के लिए नीचे कमेंट करें जिससे हम जल्दी से जल्दी इसे आपके लिए बना सकें।